नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीके भाई बीएस चंदेलिया यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं मौलिक अधिकारों से संबंधित पढ़ रहे थे और मौलिक अधिकारों में भी समानता का अधिकार पढ़ रहे थे। आज बात करेंगे विद्यार्थियों समानता का अधिकार। और समानता के अधिकार में अनुच्छेद 14 पढ़ लिया, अनुच्छेद 15 पढ़ लिया और आज पढ़ेंगे विद्यार्थियों अनुच्छेद 16। 15 में 16, 14 में क्या दे रखा है? कानूनी समानता दे रखी है। ये अपन ने पढ़ लिया। क्या है? कानूनी समानता। और 15 में दे रखा है सामाजिक समानता। सामाजिक समानता दे रखा है। और 16वें में दे रखा है लोक नियोजन। क्या दे रखा है? लोक नियोजन के अवसर के समानता। लोक नियोजन के अवसर की समानता ये दे रखा है 16 में। और 16 में अगर अपन बात करें तो इसके अलग अलग उपभेद है विद्यार्थियों 16 के। 16 में दे रखा है लोक नियोजन के अवसरों या अवसर की समानता की बात हो रही है। और अब इसमें अलग अलग पढ़ेंगे। एक आता है विद्यार्थियों अनुच्छेद 16(1). और 16(1) क्या कहता है? लोक नियोजन के अवसरों की समानता कह दो, या लोक नियोजन का यहाँ तात्पर्य है सरकारी नौकरी। आप ऐसे भी लिख सकते हो, सरकारी नौकरी के अवसर की समानता। सरकारी नौकरी के अवसर की समानता या लोक नियोजन के अवसर की समानता कह सकते हैं। 16(1) क्या कहता है? लोक नियोजन के आधार पर सभी को समान अवसर प्रदान किए जाए। यानी कोई किसी भी प्रकार का क्या नहीं होना चाहिए? भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसमें बताया गया है लोक नियोजन के आधार पर सभी को समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। लोक नियोजन का मैंने अर्थ बताया सरकारी नौकरी। यानी सरकारी नौकरी में किसी भी प्रकार का क्या नहीं होना चाहिए? भेदभाव नहीं होना चाहिए। यानी अवसर की समानता, जिस व्यक्ति की जो कुछ क्वालिफिकेशन है उसी के अकॉर्डिंग वो हर एक नौकरी प्राप्त करने का प्रयास कर सकता है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों अनुच्छेद 16(2) की। अनुच्छेद 16(2) यानी अनुच्छेद 16(1) में लोक नियोजन की बात हो रही है। और लोक नियोजन के आधार पर सभी को समान अवसर प्रदान किए जाए। अब 16(2) क्या कहता है? इसमें बताया गया है कि सभी किसी भी नागरिक को या सभी नागरिकों को धर्म, जाति, लिंग, वंश और इसके अलावा अगर अपन बात करें जन्म स्थान, निवास स्थान से संबंधित किसी भी प्रकार का क्या नहीं होना चाहिए?
भेदभाव नहीं होना चाहिए। राज्य इसके लिए क्या करे, विशेष प्रावधान करे। किन किन के लिए, धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान, आवास और उद्भव। एक क्या आता है, उद्भव। विद्यार्थियों अपने 15(1) में पढ़े थे केवल कितने, 5 आधार ही पढ़े थे, जबकि 16(2) में कितने, 7 आधार है। 2 नए आधार और जोड़े गए। एक तो उद्भव, उद्भव का होता है वंश क्रम, मतलब क्या होता है, वंश क्रम। और एक होता है निवास। ये 2 आधार क्या जोड़े गए, नए जोड़े गए। 2 आधार नए कौन से में, 16(2) में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसमें अनुच्छेद 16(2) की बात हो रही है, सभी नागरिकों को धर्म, जाति, लिंग और इसके अलावा मूल वंश, उद्गम, मूल वंश, उद्गम व निवास व जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसके लिए राज्य विशेष प्रावधान करेगा। क्या करेगा, हाँ, इसके लिए राज्य विशेष प्रावधान करेगा। राज्य क्या करेगा, विशेष प्रावधान करेगा। तो विद्यार्थियों 16(2) में कहा गया है कि किसी भी नागरिक के या सभी नागरिकों को, या किसी भी नागरिक को, ये शब्द थोड़ा सटीक रहता है। सभी की जगह क्या लिखना, किसी भी नागरिक को, किसी भी नागरिकों को या नागरिक को किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, उद्गम, निवास व जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। अवसरों की क्या होनी चाहिए, समानता, कि ये उस जाति का है, उस लिंग, स्त्री है, पुरुष है, इस प्रकार से कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। जबकि देखो 5 बातें अनुच्छेद 15(1) में दे रखी। एक तो धर्म वाली दे रखी है, एक तो धर्म, एक जाति, लिंग, मूल वंश, एक जन्म स्थान। ये 5 बातें तो 5 आधार तो किसमें दे रखे हैं, 5 आधार तो 15(1) में दे रखे हैं। जबकि 7 आधार कौन से में दे रखे हैं, 16(2) में है। 2 नए आधार कौन से जोड़े, एक तो उद्गम, और उद्गम का मतलब होता है वंश क्रम। क्या होता है, वंश क्रम होता है उद्गम का मतलब। अब देखो आप
जन्म स्थान, व्यक्ति का जन्म किसी अन्य स्थान पे हो सकता है तथा निवास स्थान उसका अलग ही हो सकता है। तो दोनों भी, ये भी इन सब परिस्थितियों के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ क्या नहीं किया जा सकता, भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये राज्य सरकार की जवाबदारी है कि ऐसा किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया विद्यार्थियों 16(2). अब इससे आगे 16(3) की बात करेंगे। 16(3) 16(3) ये क्या कहता है? राज्य निवास स्थान हेतु विशेष प्रावधान करें। क्या करें? राज्य निवास स्थान हेतु विशेष प्रावधान करे। राज्य निवास स्थान हेतु विशेष प्रावधान करे। ये कौन से में दे रखी है विद्यार्थियों? 16(3) में राज्य निवास स्थान हेतु विशेष प्रावधान, यानी हर एक व्यक्ति को रहने की जगह उपलब्ध करवाना, ये दायित्व किसका है? तभी तो ये कई पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं, इधर उधर सरकारी ज़मीन में बस जाते हैं, कई सालों से रहते हैं, फिर सरकार इनको बसने जितनी सी जगह या निवास स्थान जितनी जगह इनके अलॉटे कर देती है और वहाँ फिर वो रहने लग जाते हैं। तो ये है 16(3). और इससे आगे अगर अपन बात करना चाहे तो आता है 16(4). विद्यार्थियों कौन सा आएगा? 16(4). और 16(4) क्या कहता है? 16(4) में कहा गया है कि सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर SC ST व पिछड़े वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, तो ये जिम्मेदारी किसकी होगी? राज्य की, कि उनको क्या दिलवाए? उचित प्रतिनिधित्व, यानी उचित जनसंख्या के आधार पर उनका प्रतिनिधित्व क्या है? कम है, तो उनको क्या दिलवाए? राज्य उचित प्रतिनिधित्व दिलाए। ये बात कही गई है किसमें? अब SC ST के रिजर्वेशन या आरक्षण की बात तो संविधान लागू होते ही उसमें लागू हो गया SC ST का आरक्षण, तो संविधान लागू होते ही SC ST का आरक्षण लागू हो गया। परंतु इसमें एक शब्द और जोड़ रखा है, पिछड़ा वर्ग। अब पिछड़े वर्ग के आरक्षण की कोई व्यवस्थाएं नहीं हो पाई। अब नहीं हो पाई तो फिर एक आर्टिकल आता है 340, जिसमें राष्ट्रपति को अधिकार है। अब कौन व्यक्ति पिछड़े वर्ग में है या नहीं है, इस बात का पता कौन लगाएगा? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति क्या करेगा? इसके लिए एक ही आयोग का गठन कर सकता है। यानी कोई व्यक्ति पिछड़े वर्ग में शामिल है या नहीं, इसके लिए राष्ट्रपति एक आयोग का गठन कर सकता है। और राष्ट्रपति ने आयोग का गठन किया था और आयोग का नाम था काका कालेलकर आयोग 1953, और इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 1955। ठीक है, तो अब बात करें अपन किसकी? 16(4). इसमें क्या कहा गया है कि सामाजिक व शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर SC का मतलब अनुसूचित जाति, SC ST व पिछड़े वर्ग
में SC व पिछड़े वर्ग में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है तो उचित आरक्षण की बात हो रही है, उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है तो राज्य इसके लिए विशेष प्रावधान करेगा। यह आ गया आर्टिकल कौन सा आया विद्यार्थियों? हाँ, यानी 16(4) जो ये आरक्षण है ना, नौकरियों में ये जो आरक्षण दे रखा है ना, वो आरक्षण है आर्टिकल 16(4) में, इसी में दे रखा है। और अपन को जो नौकरियों में आरक्षण दिया जाता है वो दिया जाता है सामाजिक व शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर SC ST व पिछड़े वर्ग को। किनको दिया गया है? SC ST व पिछड़े वर्ग को क्या दिया गया है? आरक्षण दिया गया है। किसको आधार मानते हुए? सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ेपन को, कि कोई व्यक्ति समाज में भी पिछड़ा हुआ है तो शिक्षा में भी वो क्या है? पिछड़ा हुआ है। उस व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की बात हुई। वैसे देखिए तो मूल रूप से आरक्षण शब्द है, इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं मिलता। समझ गए? जो अपन आरक्षण कर रहे हैं ना बार बार, इसका संविधान में वैसे कोई मूल संविधान में उल्लेख नहीं है किसका? आरक्षण शब्द का। तो सामाजिक व शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर SC ST व पिछड़े वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला। मान लीजिए सरकारी नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व यदि नहीं मिला तो ये जिम्मेदारी किसकी है? राज्य सरकार की है। जिम्मेदारी किसकी है? राज्य सरकार की है। अब SC ST को आरक्षण तो संविधान लागू होते ही मिल गया था, परंतु पिछड़े वर्ग के आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की गई। जबकि नाम तीनों का आ रहा है ना, SC ST पिछड़े वर्ग, नाम तो तीनों का आ रहा है ना, और पिछड़े वर्ग में क्या आता है? OBC। समझ पाए मेरी बात? तो यहां SC ST के आरक्षण की व्यवस्था तो संविधान लागू होते हो गई, फिर कि बोलो अब इसका क्या करें? पिछड़े वर्ग का। तो सस्पेंस में सरकार आ गई कि अब कौन व्यक्ति है जिसे पिछड़े वर्ग में रखा जाए, क्या आधार है, क्या मापदंड रहे इसके। तो इस पिछड़ा वर्ग को आरक्षण यहां नहीं दिया गया था संविधान लागू होते समय, फिर इसको थोड़ा सा डाल दिया था 340 में कि राष्ट्रपति पिछड़े वर्ग के व्यक्ति की पहचान करने के लिए एक आयोग का गठन कर सकता है। आयोग में कुछ सदस्य होंगे और वो कुछ मापदंड रखेंगे कि इन मापदंडों में आता है तो ये पिछड़े वर्ग में क्या है? शामिल है। ऐसी व्यवस्था विशेष प्रावधान करेगा। अब अगली लाइन में नोट लगा के लिखना, नोट SC व ST को आरक्षण, SC व ST को आरक्षण संविधान लागू होते ही मिल गया। यानी SC ST को आरक्षण तो संविधान लागू होते ही मिल गया, परंतु पिछड़े वर्ग के आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की गई। पिछड़े वर्ग के आरक्षण की
व्यवस्था नहीं की गई। पिछड़े वर्ग के आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई। नोट में ये बात लिख लेना। अब स्थितियां इस प्रकार बन पाती है कि एक आर्टिकल है 340 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति यदि पिछड़े वर्ग की पहचान करना चाहता है तो उसके लिए एक आयोग का गठन कर सकता है। तो अनुच्छेद क्या लिखोगे? अनुच्छेद किसकी बात हो रही है? अनुच्छेद 340 ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद है विद्यार्थियों। इसमें क्या बात कही गई है? इसमें प्रावधान है कि अनुच्छेद 340 के तहत प्रावधान है कि प्रावधान है कि प्रावधान का मतलब है कि संविधान में लिखा हुआ, रूल में ये बात लिखी हुई है। समझ गए? अनुच्छेद में ये बात है लिखी गई है, वही होता है प्रावधान। अब जैसे आप बच्चे पढ़ाई के लिए से संबंधित प्रावधान है, शिक्षा से संबंधित प्रावधान है, ठीक है। हाँ, तो ऐसे प्रावधान से यहाँ तात्पर्य क्या है? व्यवस्था की गई है। क्या की गई है? व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 340 के तहत प्रावधान है कि राष्ट्रपति पिछड़े वर्ग के पहचान के लिए एक आयोग का गठन कर सकता है। तो ये प्रावधान था, तो राष्ट्रपति ने इसका क्या कर दिया? गठन भी कर दिया, बना भी दिया। ठीक है, लिखो ये लिखो। अब ध्यान देना विद्यार्थियों, इसमें और क्या है? 340 के तहत प्रावधान है कि राष्ट्रपति पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए एक आयोग का गठन करता। राष्ट्रपति द्वारा गठित प्रथम पिछड़ा आयोग, किसकी बात करेंगे? राष्ट्रपति द्वारा गठित प्रथम पिछड़ा आयोग, प्रथम पिछड़ा आयोग। और इस प्रथम पिछड़ा आयोग का नाम अगर आपसे पूछे कि इसका नाम क्या था, तो नाम था काका कालेलकर आयोग। काका कालेलकर आयोग नाम था। और इस आयोग का अगर आपसे गठन पूछे तो गठन है 1953, गठन किया गया 1953 में। जबकि इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी 1955 में, रिपोर्ट दी 1955 में। तो अभी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है करंट में
कि काका कालेलकर आयोग का संबंध है तो पिछड़ा आयोग से है। काका कालेलकर आयोग का संबंध है पिछड़ा वर्ग से है। ये याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। काका कालेलकर आयोग का संबंध है पिछड़ा वर्ग से। तो राष्ट्रपति द्वारा प्रथम गठित पिछड़ा आयोग है। राष्ट्रीय शक्ति प्रदान की गई थी कि पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए आप क्या कर सकते हैं, आयोग का गठन कर सकते हैं। अब आयोग का गठन कर सकते हैं तो राष्ट्रपति ने प्रथम पिछड़ा आयोग का गठन किया था 1953 में, नाम दिया था काका कालेलकर आयोग और इसने रिपोर्ट दी थी 1955। अब बात करते हैं दूसरा पिछड़ा आयोग। पिछड़ा आयोग का गठन कौन करता है, राष्ट्रपति। दूसरा आयोग, दूसरा पिछड़ा आयोग। और विद्यार्थियों, दूसरे पिछड़े आयोग का अगर आपसे नाम पूछे तो क्या नाम था, बीपी मंडल आयोग। क्या नाम था, बीपी मंडल आयोग। और इस बीपी मंडल आयोग का जो गठन है वो गठन हुआ था 1979 में इसका गठन हुआ था। विद्यार्थियों, जिस समय गठन हुआ था उस समय मोरारजी देसाई की सरकार थी और जब इस आयोग की रिपोर्ट आई उस समय इंदिरा गांधी की क्या थी, सरकार थी। तो इंदिरा गांधी सरकार ने इस आयोग की सिफारिश पर यानी बीपी मंडल आयोग की सिफारिशों पे कोई ध्यान नहीं दिया। फिर 1990 का घटनाक्रम आता है। 1990 में भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं वीपी सिंह, विश्व प्रताप सिंह। और विश्व प्रताप सिंह ने ये जो बीपी मंडल आयोग है इसकी सिफारिशों पर ध्यान देते हुए ओबीसी को 27% क्या दिया, आरक्षण। यानी पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण की व्यवस्था कब की गई, 1990 में। कौन से आयोग की सिफारिश पर, बीपी मंडल आयोग की सिफारिश पर। प्रधानमंत्री कौन था, वीपी सिंह। ठीक है, इतना आप याद रखना कि ओबीसी को वो भी केंद्र में मिला था। कितना मिला था, केंद्र में मिला था 27%। किसको, ओबीसी को। अब देखो एससी एसटी को तो संविधान लागू होते ही मिल गया, जबकि ओबीसी को कब मिला है। हाँ, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। गठन हुआ कब, 1979 में। दूसरा पिछड़ा आयोग नाम है बीपी मंडल आयोग और इसका गठन 1979 में हुआ। अब इसमें नोट लगा के लिख लेना, नोट इस आयोग के गठन के समय पीएम कौन थे, मोरारजी देसाई। आयोग ने रिपोर्ट दी उस समय पीएम, आयोग के रिपोर्ट के समय पीएम ये कौन थे, इंदिरा गांधी। कौन थे विद्यार्थियों,
इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी ने आयोग की रिपोर्ट पर ध्यान नहीं दिया। किसने? इंदिरा गांधी ने आयोग के रिपोर्ट पर ध्यान नहीं दिया। रिपोर्ट पर ध्यान नहीं दिया। उन्नीस सौ 1990 में वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने और वीपी सिंह सरकार ने बीपी मंडल आयोग की सिफारिश के आधार पर ओबीसी को 27% क्या दिया था? आरक्षण दिया था। तो अपन लिख सकते हैं 1990 किसके सरकार थे? वीपी सिंह। पूरा नाम है विश्व प्रताप सिंह। वीपी सिंह सरकार, वीपी सिंह सरकार थी। विश्व प्रताप, विश्व प्रताप सिंह, यानी ये क्या थे? वीपी सिंह प्रधानमंत्री थी। प्रधान मंत्री थे कौन है? वीपी सिंह। वीपी सिंह ने बीपी मंडल आयोग की सिफारिश पर ध्यान दिया। आयोग 79 में बना था, 90 में ध्यान दिया। ठीक है। वीपी सिंह ने बीपी मंडल आयोग, बीपी मंडल आयोग के सिफारिशों पर ध्यान दिया। सिफारिशों पर क्या दिया? ध्यान दिया। किसने ध्यान दिया? हाँ, वीपी सिंह ने। वीपी सिंह ने बीपी मंडल आयोग की सिफारिशों पर ध्यान दिया। और दूसरी बात, ओबीसी को वीपी सिंह सरकार ने ओबीसी को 27% आरक्षण दिया। ओबीसी को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया? 27% आरक्षण दिया। किसको दिया? ओबीसी को। तो कौन सी सरकार ने दिया और किस आयोग की सिफारिश पर और कब दिया गया? कौन सी सरकार ने ओबीसी को 27% आरक्षण दिया? कौन से आयोग की सिफारिश पर? कब दिया? इतना आपको याद रखना। अब देखो, ये आरक्षण वाली सिस्टम है, उसको मैं एक जगह ही बता देता हूं कि कौन कौन सी रिजर्व जो कास्ट है उनको कितना कितना तो मिला हुआ है, केंद्र में कितना है और राज्य में कितना, उसकी बात करेंगे। ठीक है। अगर अपन बात करना चाहिए ओबीसी को केंद्र में आरक्षण की बात करें तो विद्यार्थियों, ओबीसी को केंद्र में 27% आरक्षण है, जबकि एससी को केंद्र में 15% तथा एसटी को 7.5% आरक्षण है
और EWS को 10% आरक्षण है। यह तो है केंद्र सरकार की व्यवस्थाएं। तो इसी के साथ अपन राज्य सरकार की भी बात कर ले। राजस्थान सरकार में ओबीसी को 21% आरक्षण है। कितना है? 21% आरक्षण है ओबीसी को। एससी को है 16% और एसटी को है 12% और EWS को है 10% और एमबीसी को है 5%। एमबीसी ये गुज्जर, गाड़िया, लोहार, रायका, रेबारी, इनको कितना है? 5% दिया गया। जबकि केंद्र सरकार में एमबीसी के आरक्षण की कोई व्यवस्थाएं नहीं है, रिजर्व। तभी तो गुज्जर बार बार आंदोलित हो रहे हैं, बार बार आंदोलन कर रहे हैं कि राज्य सरकार ने 5% आरक्षण दे दिया एमबीसी को, तो केंद्र सरकार भी क्या दे? आरक्षण दे। समझ पाए मेरी बात? ये तो वीपी सिंह सरकार ने ओबीसी को 27% आरक्षण दिया। अब आरक्षण की बात करिए तो केंद्र का आरक्षण, एक तरफ तो आप लिख लेना केंद्र का आरक्षण और एक तरफ लिख लेना राज्य का आरक्षण। राज्य या राजस्थान में आरक्षण, राज्य आरक्षण, इनकी बात हो रही है। अब केंद्र में कैटेगरी लिख लेना आप। कैटेगरी में ओबीसी, एससी, एसटी और EWS, 4 कैटेगरी में केंद्र में क्या दिया गया? रिजर्वेशन केंद्र में कितनी कैटेगरी में दिया गया है? 4 में। और राजस्थान में 5 कैटेगरी में। ओबीसी को केंद्र में दिया गया है 27%, एससी को दिया गया है 15%, एसटी को दिया गया है 7.5% आरक्षण और EWS को दिया गया है 10% आरक्षण। अब बात करते हैं राज्य की। इसकी बात करेंगे, राज्य की बात करेंगे। राज्य में आरक्षण की कितनी कैटेगरी है? 5। एक तो रहेगी ओबीसी, एक है एससी, एसटी और EWS और एक है एमबीसी। अब राजस्थान में बात करें विद्यार्थियों तो ओबीसी को बहुत बार आता है एग्जाम में, 21% आरक्षण है। एससी एसटी का भी पूछ लेते हैं परंतु ओबीसी का ज्यादा पूछा जाता है। ओबीसी को राज्य में कितना है? 21%। एससी को राज्य में 16%, एसटी को 12%, EWS को 10%, एमबीसी को 5%। टोटल जोड़ो, देखिए कितना प्रतिशत आरक्षण है राज्य में। केंद्र में तो कितना प्रतिशत है और राज्य में कितना प्रतिशत आरक्षण है? साढ़ा 49 किसने बताया? बताओ फटाफट जोड़ के। दोनों में 50 से प्लस ही है, एक में नहीं, ऐसे नहीं। कौन से में आया है? केंद्र में आया है या राज्य में आया है?
राजस्थान में कितना हुआ? 63 है। जोड़ में प्रॉब्लम आ रही है क्या तुम्हारे? चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राज्य में तो कितना है? 64%। और केंद्र में कितना हो गया टोटल आरक्षण है? 59.5% आरक्षण दिया। जबकि अधिकतम आरक्षण ही कितना दिया जा सकता है? 50%, विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। जबकि कितना कितना आरक्षण हो रहा है? 64 तक जा रहा है। एक राज्य है तमिलनाडु, जहां तो 69% आरक्षण है। अगर अपन बात करें, ओबीसी को कितना दिया गया? 27, एससी को, एसटी को, ईडब्ल्यूएस 10, टोटल कितना हो गया? 59.5। इधर ओबीसी 21, एससी 16, एसटी 12, ईडब्ल्यूएस 10 और एमबी 20। इसमें कौन कौन आते हैं? एक तो आते हैं इसमें गुर्जर, गाड़िया लोहार, गाड़िया लोहार, रायका, रेबारी, ये सब किस में आते हैं? एमबीसी में आते हैं। अब विद्यार्थियों आगे बात करते हैं। 91 की अगर अपन बात करें तो इस समय कौन प्रधानमंत्री थे? 1991। और प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। और पीवी नरसिम्हा राव ये जो सरकार थी, ये क्या तेरे पीएम थे ना? इसकी जो सरकार थी, उस सरकार ने आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर क्या दे दिया? आरक्षण दे दिया। क्या दे दिया विद्यार्थियों? किसके आधार पर दिया? आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण दे दिया, संविधान में बिना कोई संशोधन किए गए। एक तो ओबीसी को 27% आरक्षण, ये भी बिना संविधान संशोधन किए हुए दे दिया। और एक आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण भी बिना संशोधन किए हुए दे दिया। दोनों ही मामले जाकर कहां फंस गए? कोर्ट में फंस गए। और फिर आता है इंदिरा साहिनीवाद, 1992 आता है। कौन सा आता है? 1992। और उसे मंडलवाद के नाम से भी जानते हैं। ध्यान देना विद्यार्थियों, वीपी नरसिम्हा सरकार ने आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण दे दिया। आरक्षण दे दिया। आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर क्या दे दिया? आरक्षण दे दिया, संविधान में बिना कोई संशोधन किए हुए। संविधान में बिना संशोधन किए हुए आरक्षण दे दिया। जबकि लोगों ने यह मामला उठाया
कि भाई संविधान तो आरक्षण दो ही प्रकार से दे सकता है, दो ही प्रकार के व्यक्तियों को, एक तो सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर ही। आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर संविधान में कोई उल्लेख ही नहीं कि क्या दिया जाए, आरक्षण दिया जाए, तो मामला उलझ गया। न ओबीसी को आरक्षण दिया, तभी संविधान में संशोधन किया गया, और ओबीसी यानी पिछड़े वर्ग, और न ही आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण दिया तो संविधान में संशोधन किया गया। तो लोग कहां पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहा कि बिना संविधान संशोधन किए आप अपनी मर्जी से क्या दे रहे हो, आरक्षण दे रहे हो। और एक फिर वाद आता है जो आरक्षण से संबंधित अब तक का सबसे बड़ा वाद है, इंदिरा साहिनी वाद, और वो है 1992। कब का है, 1992 का है। अब देखो संविधान में बिना संशोधन किए गए, अब संविधान दो ही प्रकार से आरक्षण दे सकता था, कितने, दो ही। एक तो कौन सा, सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर, जबकि इसने पीवी नरसिंह राव ने किसके आधार पर दे दिया, आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर क्या दे दिया, आरक्षण दे दिया। अब आगे ध्यान देना है इसमें। अब आता है विद्यार्थियों, एक वाद आता है इंदिरा साहनी वाद 1992, और इसी इंदिरा साहनी वाद को कहते हैं मंडलवाद। मंडलवाद क्यों कहते हैं कि बीपी मंडल आयोग की सिफारिश पर ही ओबीसी को क्या दिया गया था, आरक्षण, और वही वाद हो गया विवाद कि ये दोनों ही क्या है, संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है, ओबीसी आरक्षण वह पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण, वो भी आर्थिक पिछड़ेपन के आधार, कि आप शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर देते या सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर दे सकते थे, परंतु आपने तो क्या कर दिया, आर्थिक आधार पर ही क्या दे दिया, आरक्षण दे दिया। ये व्यवस्थाएं थी विद्यार्थियों। इंदिरा साहनी वाद 1992, इसे मंडलवाद भी कहते हैं। और इसमें अगर अपन बात करना चाहिए विद्यार्थियों, तो इसमें महत्वपूर्ण बिंदु थे कितने, 5। इंदिरा साहनी वाद, और ये आरक्षण से संबंधित सबसे बड़ा वाद माना जाता है। पहला क्वेश्चन क्या बनता है, आरक्षण से संबंधित सबसे बड़ा वाद है। अब ये इंदिरा साहनी वाद के मुख्य जो बातें हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे कि ओबीसी को आरक्षण देना, ओबीसी को लोगों ने जवाब पूछा, कोर्ट में केस कौन करते हैं, लोग करते हैं, कोर्ट खुद तो करता नहीं, कि कोई भी मामला है नियम लागू कर दिया तो केस कौन करेगी, जनता करेगी, जिनको आपत्ति होंगी वह करेंगे। तो ओबीसी को कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि ओबीसी को जो आरक्षण दिया गया है वो सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया गया, उसमें आप नहीं बोल सकते। कोर्ट का आदेश तो आपको पता, मानिए, समझ पाए। उनने कहा कि इनको आरक्षण के दो ही प्रकार है, कौन से, एक तो सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ापन, कि ओबीसी को तो सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर ही क्या दिया गया है, आरक्षण दिया गया। तो एक बिंदु तो ये हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी आरक्षण सामाजिक एवं
शैक्षिक सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ापन के आधार पर दिया गया है। सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर ही दिया गया। पहला बिंदु तो ये था सुप्रीम कोर्ट ने कहा। दूसरा बिंदु कि ओबीसी में क्रीमिलियर सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। ये बात कही थी किसने? किसने कही थी? सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। इनमें से एक भी बात आपने नहीं कही है। किसने कही है? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है ये सारी। कहीं आप सोच लो कि एक बात हमने भी कही थी। आप तो सिर्फ इनकी क्या भर सकते हो? हाँ, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या कहा कि ओबीसी द्वारा क्रीमिलेयर सिद्धांत का पालन किया जाए। ओबीसी द्वारा क्रिमिनल सिद्धांत का पालन किया जाए। ये क्रिमिनलियर ये क्या है? ये होती है मलाईदार परत। क्या होती है? मलाईदार परत। तो मलाईदार परत को तो अलग ही उतारते हैं ना, दूध या दही में से जो मलाई होती है उसको अलग और बाकी के को अलग। तो यहां मलाई से तात्पर्य है कि ओबीसी में ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 8 लाख से क्या है अधिक, उन लोगों को ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि 8 लाख साल के कमा रहा है, फिर उसको रिजर्वेशन की आवश्यकता कहां है? तभी तो अपने ओबीसी के फोरम में आता है ना क्रिमिनलियर और नॉन क्रिमिनलियर, दो शब्द आते हैं ना। अब जो नॉन क्रिमिनलियर है वो क्या बनाते हैं? ओबीसी प्रमाण पत्र बनाते हैं। यदि जो क्रिमिनलियर है उनको कोई प्रमाण पत्र बनाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनको तो आरक्षण का फायदा। प्रमाण पत्र किनका बनेगा? जिनको आरक्षण मिला हुआ है। कोई जनरल का कोई प्रमाण पत्र होता है क्या? जाति प्रमाण पत्र नहीं। ईडब्ल्यूएस का होता है, एससी का होता है, एसटी का होता है, ओबीसी का प्रमाण पत्र होता है। जबकि जिनको आरक्षण ही नहीं है तो उनका प्रमाण पत्र क्या है? समझ पाए मेरी बात? अगर मान लीजिए आपने किसी फॉर्म में ओबीसी प्रमाण पत्र नहीं लगाया तो आप जनरल से ही काउंट होंगे। किससे काउंट होंगे? जनरल से। और एक होता है क्रिमिनलियर और एक होता है नॉन क्रिमिनलियर, जिनकी वार्षिक आय 8 लाख से कम है। अपन कभी भी ये जो प्रमाण पत्र बनवाते हैं ओबीसी सर्टिफिकेट, ठीक है, तो अपन को क्या बनवाना पड़ता है आजकल? पहले आय प्रमाण पत्र। पहले क्या बनाना पड़ता है? आय प्रमाण पत्र। यदि आपका आय 8 लाख से कम है तो आप कौन सी कैटेगरी में आओगे? नॉन क्रिमिनलियर में आओगे। नॉन क्रिमिनलियर में आओगे। और 8 लाख से अधिक है तो क्रिमिनलियर में आओगी। समझ पाए मेरी बात? तो ये मामला है भाई इसका। और कोर्ट ने कह दिया कि ओबीसी को आरक्षण सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ापन के आधार पर दिया गया है, परंतु इसमें भी क्या व्यवस्था होनी चाहिए? क्रिमिनलियर सिद्धांत का पालन किया जाए कि जिनको, अब ये जो क्रिमिनलियर है इनको ओबीसी के आरक्षण का कोई फायदा नहीं मिलता है। किसके आरक्षण का फायदा नहीं मिलता? ओबीसी के आरक्षण का फायदा नहीं मिलता। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एससी एसटी को
पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाए, केवल सरकारी नौकरी लगने में ही आरक्षण दिया जाए। पदोन्नति यानी प्रमोशन जिसे कहते हैं, यानी सरकारी नौकरी में SC ST को क्या दिया जाए, आरक्षण। परंतु किसमें, पदोन्नति या प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जाए। समझ पाए मेरी बात? ये बात कही गई है कौन से में, इंदिरासाइनीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। किसने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने। चलो इसमें ध्यान देना, SC व ST को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाए। पदोन्नति में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाए, नहीं तो नौकरी में भी लाभ ले लेंगे और पदोन्नति में भी लाभ ले लेंगे, तो ये एक कैसा हो गया, दोहरा लाभ हो गया। क्या हो गया, दोहरा लाभ। तो ये लोग दोहरा लाभ नहीं ले सकते। ये बात कही थी इंदिरासाइनीवाद में। अगला आता है, इसने कहा कि आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर जो आरक्षण दिया गया वो सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर जो आरक्षण दिया गया है, आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर जो आरक्षण दिया गया है वो सही नहीं है, वो सही नहीं है, क्योंकि संविधान कहता है कि दो ही आधार पर क्या दिया जा सकता है, आरक्षण, सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर ही दिया जा सकता है। इससे आगे अगर अपन बात करें कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तक होनी चाहिए, न्यूनतम कितनी भी हो सकती है, परंतु आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तक की होनी चाहिए, विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। पांचवी बात क्या कही गई है इंदिरासाइनीवाद में कि आरक्षण के अधिकतम सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए, अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षण की सीमा 50% से क्या नहीं होनी चाहिए, अधिक नहीं होनी चाहिए, विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, विशेष परिस्थितियों को छोड़कर ये बातें कही गई हैं। जबकि आपको पता है केंद्र में तो 59.5% 50 क्रॉस कर गया, जबकि राज्य में कितना है, 64% आरक्षण है। देख लो, जबकि साफ साफ कहा गया इस वाद में कि 50% से क्या नहीं होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए, ये बातें कही गई है। इसके बाद में अगर अपन बात करें, एक राज्य है तमिलनाडु। कौन सा है, तमिलनाडु में कितना प्रतिशत आरक्षण है जो सर्वाधिक है, 69% आरक्षण। सर्वाधिक आरक्षण प्रतिशत वाला राज्य वो रहेगा
तमिलनाडु। कौन सा रहेगा विद्यार्थियों? तमिलनाडु रहेगा। कितना है? 69%। राजस्थान में 64। और विद्यार्थियों आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे।